अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चर अब्दुल अज़ीम। जी बेटा, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैसे डिवाइड करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को स्प्लिट कर लेते हैं तो आप डबल एंट्रीज कैसे लिख करते हैं, और अगर आपको वेजिस का टी अकाउंट या लेजर अकाउंट बनाना हो तो उसकी डेबिट साइड पे क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। तो आज हमने लेबर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और उसकी लेजर अकाउंट में प्रेजेंटेशन देखनी है, ताकि अगर कभी आ जाए तो हम कर सकें। मेन आपने एंट्रीज तैयार करनी है, उसके मुताबिक फिर लेजर अकाउंट बन जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसका सीक्वेंस ही है कि सबसे पहले इदारा वर्कर की लेबर की रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करता है। वर्कर की रेम्यूनरेशन कैलकुलेट की जाती है, फिर उसको डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में स्प्लिट किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जर्नल एंट्रीज की जाती हैं और लेजर अकाउंट बनाया जाता है, टी अकाउंट यानी। तो इसी सीक्वेंस से हमने डिस्कशन की लेबर की बेसिक पे कैसे निकालनी है, बोनस कैसे निकालना है, ओवर टाइम कैसे निकालना है, आइडल टाइम की बेसिक पे कैसे निकालनी है। फिर हमने कहा था बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ नॉर्मल टाइम की और ओवर टाइम की। ओवर टाइम का प्रीमियम तब सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होगा जब वो रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे किया जाएगा। बाकी डायरेक्ट वर्कर की, डायरेक्ट लेबर की तमाम पेमेंट्स और इनडायरेक्ट की तो वैसे ही तमाम पेमेंट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। आज हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, तो वो जर्नल एंट्रीज जो है वो हमारा लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 3 और 7 है। तो 3 में कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंड लेजर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द लेबर कॉस्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। डेबिट साइड को इनपुट्स कहते हैं, क्रेडिट साइड लेजर अकाउंट की आउटपुट्स कहलाती है। तो ये लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 3 है और लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 7 भी है। इंटरप्रेट द एंट्रीज इन लेबर अकाउंट, तो आपने इन एंट्रीज को इंटरप्रेट करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है कि डेबिट साइड पे ये जो अमाउंट आ रही है ये किस चीज़ को शो कर रही है। ठीक है, याद रखें ये जो वर्कर को हमने लेबर कॉस्ट या रेम्यूनरेशन देनी होती है ये इदारे का एक्सपेंस है। तो अगर आपको एक्रूड एक्सपेंस या एक्सपेंस की एंट्री आती है तो आपको सब तकरीबन आता है। तो आ जाए जनाब, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है जब इदारा अपने वर्कर को वेजिस पे कर देता है मंथ के एंड पे। वेजिस पे करने की एंट्री क्या होगी, वेजिस एक्सपेंस डेबिट होगा। वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है, पूरा नाम उसका वेजिस कंट्रोल अकाउंट है, खाली वेजिस अकाउंट भी कह सकते हैं, पेरोल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, वो डेबिट होगा। और क्योंकि एम्प्लॉयज़ को आजकल पेमेंट कैश में नहीं की जाती, या उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या उनको सैलरी के चेक्स दे दिए जाते हैं, तो ये बैंक अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, इससे एसड कम हो रहा है। तो वेजिज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसी तरह जब आप ये वेजेस एक्सपेंस पे करते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे की जा रही है। उसके अलावा कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो थर्ड पार्टीज़ को करनी होती हैं, एम्प्लॉय को नहीं करनी, थर्ड पार्टीज़ को करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह यूके में नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, टैक्सेस हैं, एम्प्लॉय का टैक्स है, पे एज यू अर्न। ये इस तरह की जितनी भी एम्प्लॉयर ने पेमेंट एम्प्लॉय के फ़ायदे के लिए करनी है वो भी एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, लेकिन वो इमीडिएटली अभी पे नहीं की जाएंगी। प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे दी जाएगी। टैक्सेस की पेमेंट जो है वो कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न जब सबमिट होगी तब की जाएगी। तो ये एम्प्लॉयर अपनी लाइबिलिटी बुक कर रहा है। तो पहली एंट्री एम्प्लॉय को पे देने की है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। दूसरी एंट्री भी वेजेस एक्सपेंस या वेजेस डेबिट, बट थर्ड पार्टीज को देनी अभी दी नहीं, इसीलिए उसको पेएबल बना लें। नेक्स्ट अगली एंट्री में क्या होता है कि ये जो वेजेस होती है ना, इसमें फैक्ट्री की वेजेस भी शामिल होती है और अदर सेल्स डिपार्टमेंट की भी कई दफ़ा वेजेस शामिल होती है, एडमिन वालों की भी वेजेस शामिल होती है।
यानी अगर ये जो वेजेस है, कंट्रोल अकाउंट जो लिखा हुआ है वेजेस अकाउंट, इसमें तमाम एम्प्लॉयज की वेजेस शामिल हो तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिलहाल अभी सेलिंग एडमिन नहीं है, एज्यूम करते हैं फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की वेजेस है, तो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की वेजेस भी मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जितनी भी टोटल वेजेस में से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पोर्शन होगा वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होता है, और जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पोर्शन है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को चार्ज होगा, क्योंकि वो कॉमन एक्सपेंस है। तो अब आपने ये जो टोटल वेजेस डेबिट हुई हुई है इसको नलिफाई या कैंसल आउट करना है। अकाउंटिंग का असूल है, अगर कोई चीज डेबिट हुई हुई है तो कैंसल आउट करने के लिए या कम करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट चीज को और डेबिट कर दें तो वो मैथ की तरह जैसे प्लस 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 हो जाता है, वैसे ही डेबिट डेबिट आपस में ऐड हो जाता है। तो किसी भी डेबिट हुई हुई फिगर को अगर आपने कम करना है या वाइंड अप करना है या उसको एलिमिनेट करना है तो उसको उतनी अमाउंट से क्रेडिट करें जितनी अमाउंट से आपने उसको राइट ऑफ करना है। तो हमारी यहाँ पे वेजेस अगर फॉर एग्जांपल 50,000 से डेबिट है, 30,000 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, 20,000 की इनडायरेक्ट है, तो वेजिस को हम क्रेडिट कर देंगे, वेजिस को क्रेडिट कर देंगे, ये वेजिस एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। जितनी भी डायरेक्ट वेजिस कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोसेस के नाम से डेबिट हो रही है फैक्ट्री एम्प्लॉयज की। जितनी भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम से डेबिट हो रही है। बाकी सारे एम्प्लॉयज की, चाहे सेलिंग के हैं, मार्केटिंग के, एडमिन के, बाकी सारे एम्प्लॉयज की अगर वेजिस है सेल्स एडमिन स्टाफ की, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट हो जाएगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ये एंट्री क्या बनेगी, वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट फॉर द फुल अमाउंट, और उसमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस को चार्ज होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट आएगी। बाकी अगर कुछ भी वेजेस अदर एम्प्लॉयज की है, सेल्स स्टाफ की, एडमिन की, या कोई भी अदर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज बेनिफिट, तो वो इदारे का पीएलएस के नाम से एक्सपेंस बन जाएगा। ये सारा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है अपने अपने नाम से। तो तीन मेन एंट्रीज हैं जनाब। पहली, वेजेस पे करने की, इसका इंपैक्ट ये आएगा आपके वेजेस के कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पर ये अमाउंट आ जाएगी और अगेंस्ट बैंक है, ठीक है। यानी पहली वेजेस की डेबिट साइड पर अमाउंट आएगी, अगेंस्ट बैंक है। दूसरी, थर्ड पार्टीज को टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी, इस तरह के जितने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या डिडक्शंस वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे और वेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। तीसरे नंबर पर जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वेजेस क्रेडिट है, तो ये देखें वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तीसरी एंट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है इसमें वेजेस क्रेडिट हो रही है और ये तीनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आपका ये अकाउंट जो है इसकी डेबिट क्रेडिट साइड आप करेंगे तो बैलेंस होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है। तो किसी भी एक्सपेंस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के बाद फिर जो बाकी बैलेंस है, क्योंकि ये एक परमानेंट अकाउंट नहीं है, तो ये जीरो होगा, यानी इसकी दोनों साइड्स टैली होंगी। ये ले जी, ये इसकी एंट्रीज हैं, सिंपल सी तीन एंट्रीज हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो डेबिट साइड पर वेजेस की पेमेंट आनी है एम्प्लॉय की, और दूसरे नंबर पर थर्ड पार्टीज को टैक्स या जो देना है, बाद में उस वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। देखें जी, एग्जाम्पल करते हैं, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। वो कहता है 1 लाख की वेजेस और सैलरीज है जो आपने पे किया है, तो आपसे कहता है वेजेस का कंट्रोल अकाउंट बनाएं। तो मैं तो एंट्रीज के बगैर अकाउंट नहीं बनाता, तो वेजेस कंट्रोल या वेजेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट पूरे $1 लाख से। क्योंकि इसमें वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो नीचे मैं वेजेस का कंट्रोल अकाउंट अगर बना दूं तो 1 लाख से वेजेस डेबिट है और अगेंस्ट है बैंक। नेक्स्ट आ जाए, कहता है इस 1 लाख की वेजेस को जब हमने एनालाइज किया तो इसमें से 80,000 की वेजेस को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट करना है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे। बाकी 20,000 इनडायरेक्ट है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट होगा। तो अब ये जो वेजेस 1 लाख की थी इसको वाइंड अप करना है, 1 लाख से वेजेस क्रेडिट,
ये एंट्रीज नहीं है, बाकी दरमियान वाली नहीं है, ये पहली और तीसरी है बस उस सवाल में। तो 1 लाख से वेजेस डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए 80,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को चार्ज होती है। तो ये 1 लाख क्रेडिट साइड पे आना है, 80,000 वर्क इन प्रोसेस के नाम से और 20,000 आना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम से। अब आप इन दोनों अकाउंट्स को सॉरी इस अकाउंट की जब दोनों साइड्स को आप बेटे टोटल करके बैलेंस करेंगे तो ये बराबर होगी, क्योंकि जितना एक्सपेंस पे किया गया है उस सारे की एलोकेशन प्रॉपर उसके अपने रेलेवेंट अकाउंट में शिफ्टिंग कर दी गई है। तो ये अकाउंट पूरी तरह से क्लोज्ड है, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है जी। हाँ, जब तक आपने ये एंट्री पास नहीं की तब तक हो सकता है बैलेंस आए, लेकिन अगर आपने उसको पे करने की एंट्री और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ये जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेशन की एंट्री भी कहते हैं इसको, एलोकेशन या अपोर्शनमेंट की एंट्री, बल्कि अपोर्शनमेंट कहते हैं। लें जी, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा था। अगर वो आपको कह दे कि जी वेजिस या लेबर से रिलेटेड एंट्रीज करें या टी अकाउंट बनाएं, तो टी अकाउंट में 3 चीज़ें हैं। डेबिट साइड पर वेजिस डेबिट हो रही है बैंक से और पेबल आ जाएगा अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन ओवरहेड और पीएलएस। ले जी, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।